जय हिंद। आज हम लोग देवनागरी से विकसित होडोसिणा लिपि के बारे में जानेंगे। तो इसके लिए एक बड़ा वीडियो भी पहले बनाए थे, लेकिन पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा। वो थोड़ा लंबा हो गया जैसा लगा, तो ये अभी जो वीडियो बना रहे हैं ये थोड़ा संक्षेप में होगा। इसमें अगर कुछ डाउट लगेगा ना तो आप बड़ा वाला देख लीजिएगा। तो अब शुरू करते हैं। ये जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो लिपि के बारे में आप सोचते होंगे कि भाई ये जो लिपि शब्द है इसका मतलब क्या है, क्या अर्थ होता है इसका। तो हम लोग जो बातचीत करते हैं तो उसी बातचीत को ये लिखना है। तो बातचीत में हम लोगों का क्या रहता है, ध्वनि रहती है, और ध्वनि में भी कई प्रकार के ध्वनि रहते हैं, ध्वनियाँ, और उसके हर ध्वनि के बीच में कुछ कुछ समय का अंतराल रहता है। जैसे हम लोग म और न ध्वनि के बीच में कैसे अंतराल बदलता है, देखिएगा। मन, म और न ध्वनि का एक शब्द हुआ मन। तो म का ध्वनि अगर थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, ज़्यादा होगा तो मान, और म उतना ही रहेगा, और न में थोड़ा ध्वनि को बढ़ाया जाएगा समय, तो मना, मन, मना। और इधर माँ का बढ़ा दीजिए तो मान, दोनों में बढ़ाइए तो माना। तो हम लोग तो शब्द में बोलते ही हैं ना, मन, मान, मना, माना। तो ये ध्वनि में और ये शब्द जो बन गया, वो दोनों में फ़र्क क्या हुआ, समय का। जो माँ के आगे जो समय हम बढ़ा लेते हैं तो वो मान बन गया, और ना के आगे समय बढ़ाते हैं ना के तो मना हो जाता। अब दोनों का समय बढ़ाते हैं तो माना हो गया। तो इसी तरह जब हम लोग लिपि बनाते हैं या लिपि में कुछ भी लिखते हैं तो ये दोनों चीज़ों का समावेश होना ज़रूरी होता है। तो क्या दोनों चीज़, एक तो ध्वनि और दूसरा उसके साथ समय, कितने समय के लिए ध्वनि रहेगी। तो ध्वनि संकेत होने चाहिए, साथ में समय के भी संकेत होने चाहिए। अब देखिए, जब हम लोग लिखते हैं तो उस ध्वनि संकेत को वर्ण कहते हैं। तो वर्ण भी दो भागों में बांट दिया गया है, दो वर्ग उसको बतला दिए गए हैं। दो किस्म के होते हैं, एक तो स्वर वर्ण और दूसरे व्यंजन वर्ण, और इसके साथ समय का जो संकेत होगा। अब देखिए कैसे होता है। तो ये थोड़ा हम संक्षेप में बना रहे हैं, अगर डाउट लगेगा ना बड़ा वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा। हिंदी का वर्णमाला तो देख चुके हैं आप लोग, जानते हैं स्वर वर्ण। तो ठीक क्या क्या बदलाव किया गया, अरे बदलाव क्यों किया गया, ये तो पहला सवाल है। वो देखिए, देवनागरी लिपि 140 ध्वनि संकेत, जो कि हमारी राजभाषा की लिपि है, 140 ध्वनि संकेत, और उसको टाइपिंग में बहुत समस्या है। और इसके अलावा और भी गड़बड़ी है लिपि में। पुरानी लिपि है ना, 1000 साल पुरानी है, तो वो सारी गड़बड़ियों को ठीक किया गया है। और इसके जो संकेत है, लिपि संकेत, ये भी बहुत कम किए गए हैं, 1/3। तो होडोसिणा लिपि 45 ध्वनि संकेत। अब समझे ना क्यों बनाया गया, आसान करने के लिए। और ये लिपि इतना आसान है और इतना सरल है कि इससे आप और भी भाषाएं लिख सकते हैं, सिर्फ उसका ध्वनि होना चाहिए। जैसे ये वर्णमाला जो हो रहा है ना, जो देवनागरी का वर्णमाला है, अगर इसमें आपका भाषा का कोई ध्वनि नहीं है ना, तो वो ध्वनि बोलिए, उसका संकेत बना के जोड़ देंगे। फिर उस लिपि उसमें उसको भी, भाषा को भी लिखिए इस लिपि में। तो ये जो तकनीक है ना पुरानी देवनागरी वाली, उससे थोड़ा अलग है। अच्छा, अब देखिए इधर ये स्वर वर्ण है। तो जैसे देवनागरी में पूरा आपको पता है आ, ई, उ, री। अब इसको क्या परिवर्तन किया गया है, आ वही है, आ भी वही है, ई में देखिए, और बड़ी ई दीर्घ ई में भी देखिए, उ में भी देखिए, ऐसे किया गया है। तो ये क्यों किए गए हैं। अभी पहले क्या सीखते थे देवनागरी में, आप तो पहले स्वर वर्ण सीखिएगा, उसके बाद उसका चिन्ह लिखिएगा, मात्रा, वो स्वरों की मात्रा वो आप सीखिएगा। अभी क्या हो रहा है कि दोनों चीज़ एक ही साथ आप सीख रहे हैं।
इसमें जो ये अलग से सीखते थे, ये सब शक्ल सूरत अब नहीं सीखना पड़ेगा बच्चों को, ये आ के ऊपर ही दर्शाया गया है। तो इसमें परिवर्तन किया हुआ है। पहले तो हरस्सीकार इधर से लगाते थे ना, इसमें परिवर्तन हो गया, सिर्फ ऊपर में रहेगा चंद्राकार। अच्छा, और दीर्घ ईकार तो वही है, और वो जो रहता था ह्रस्व वो ऐसे संकेत होता था वही है, लेकिन दीर्घ ऐसे घुमा करके जो जाता था ना, वो वहीं पर ये उल्टे दिया गया है। तो अभी क्या हुआ, ये होड़ो सेना का ई आ ई उ री को नहीं किए गए हैं, क्योंकि ये तो री तो रा की ही ध्वनि है। उसके बाद देखिए ए ओ अंग आह, तो ये सब क्या हुआ, देखिए ए आ के ऊपर और ए के ऊपर ऐकार लगाया गया। पहले जो आप सीखते थे ना स्वर की मात्राएं, वो इसी के अंदर में है, सिर्फ आ को हटाइए तो समझ लीजिए वो मात्रा है। ये पहले भी आ के ऊपर दर्शाया हुआ है, वो औ भी ओ के ऊपर, अंग भी, ये सब सारा कुछ आ के ऊपर दर्शाया हुआ है, ए भी आ के ऊपर है। लेकिन अभी होड़ो सेना में क्या है कि सभी स्वर वर्णों को आ से ही दर्शाया गया है। तो इसका विशेषता क्या है स्वर वर्ण कि शुरू में भी आ है तो अंत तक आ ही जाएगा, ई है तो शुरू में ई का उच्चारण है तो आखिरी तक भी आप ई का ही रहेगा, ई कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये विशेषता है स्वर वर्ण का। लेकिन व्यंजन वर्ण क्या होता है कि वो शुरू में जैसे आप क बोले तो क आद में आगे आपका अ हो जाता है, तो शुरू में व्यंजन ध्वनि है और बाद में वो आपका स्वर वर्ण का ध्वनि, स्वर ध्वनि है। तो क्या हुआ, जो मुख्य स्वर जो है ना, स्वर ध्वनि आ होती है, ये आ इसके सभी के अंत में आ है, क ख ग घ, वैसा ही चा छा जा झा, यहाँ सभी के अंत में आ आता है। ये सब भी आ का ही प्रकार है। तो आप क्या समझते हैं कि ये सब अलग अलग है? वो नहीं, सब अलग अलग नहीं है। आप अपना जो गला का आवाज़ है, कंठ का आवाज़ है, उसी को आवाज़ को आप जीभ में परिवर्तन करके और ओठ का परिवर्तन करके ये सब बनाते हैं। आप आ के लिए जो मुंह बनाइएगा आ, इसी मुख मुद्रा में आप ई नहीं बोल सकते हैं, ऊ नहीं बोल सकते हैं, ए नहीं बोल सकते हैं। वैसा ही अगर ई के लिए आप मुंह बनाए ई, तो उस पोजीशन में वैसे आपका जीभ का मुंह का बनावट में आप आ या ए ऐसे नहीं बोल सकते हैं। मुंह की आवाज़ आपका आ ही है, लेकिन सिर्फ मुंह का, जीभ का और ओठ का बनावट चेंज करके आप दूसरी आवाज़ों को निकालते हैं। तो ये हो गया स्वर वर्ण। स्वर वर्ण में कुछ परिवर्तन आया है, तो वो ये मात्रा जो लगाया जाता था उसी मात्रा के साथ में ही आ के ऊपर सभी कुछ दर्शाया गया है। ये सीखे कि नहीं आप? कठिन है क्या? सीख गए होंगे मेरे बोलते बोलते में। अब आगे देखिए, ये भी आसान है। का देखिए शकल क्यों बदल दिया गया। का बात क्या था ना कि आप जब कंप्यूटर में टाइप करते होंगे तो क्या होता होगा, जैसे प में रा लगता है ना, तो एक का के ऊपर जब लगाइएगा तो ऐसे लगेगा। कारण क्या है कि इसका डंडी बीच में है, तो डंडी बीच में है और ये तो किनारे से लगा हुआ बना हुआ, तो ये समस्या होता था। तो इसीलिए इसको डंडी हमको किनारे करना पड़ा, क्योंकि इसी में हमारा और चीनी सब लगता है। तो इसको कैसे लिखा गया, ये जो स्मॉल ए जो लिखते हैं ना अंग्रेजी का, ऐसे स्मॉल ए, इसी को थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए, इधर डंडी लगाइए और इधर सीरो रेखा लगा दीजिए, ये हो गया क। तो ऐसा ही ख बन गया। का के नीचे ना एक वृत्त लगा दिए हैं छोटा सा, ये समझ लीजिए ह का एक रूप है जो कि महाप्राण ध्वनि बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो का के नीचे लगा दिए तो ख बन गया। वैसा ही ये गा जो है, तो यहाँ देखिए ये जो घ है, इसको यहाँ क्यों लिख दिए गा के नीचे? कारण क्या है, इसमें तो आकार होने का भ्रम होता था, इसीलिए होड़ो सेना में यही जो घ था देवनागरी का, इसको ग बना दिया गया है। और घ बनाने के लिए इसके नीचे में छोटा वृत्त लगा दिए हैं जो कि ह ध्वनि को बतलाता है।
तो ये महाप्राण ध्वनि जो हो गया, ये अल्पप्राण ध्वनि क, महाप्राण ध्वनि ख, इसी का महाप्राण है। वैसे ही ग है, उसका महाप्राण ध्वनि घ है। तो इसको बनाने के लिए देखिए का नया शकल है, उसके नीचे गोल लगा दीजिए तो ख बन गया। और देवनागरी का घ जो था उसको ग बना दिया गया है, और उसके नीचे जो वृत्त लगाया डंडी में तो वो घ बन गया। और ये अंगा वही है, ये सीख लिए। अब आगे देखिए, ये च छ ज झ य, तो इसमें क्या, च तो वही है और इसी के नीचे वृत्त लगा दिया तो छ बन गया। इसको आपको सीखना नहीं पड़ेगा बच्चों को। और जा वही है, जा के नीचे गोल वृत्त लगा दिए, ये झ बन गया, ये भी नहीं सीखना पड़ेगा। यहाँ तो वही है। आप इसको समझ गए, आपको क्या सीखना है, सिर्फ चा और जा तो जानते ही हैं। नीचे में गोल लगाए तो छ बन गया, इसके नीचे गोल लगाए तो जा बन गया, ये भी सीख लिए ना। अब आगे देखिए, वो आप देवनागरी में ही जानते हैं, टा ठा डा ढा अणा, बस इसमें भी वैसा ही है। नीचे में गोल आकृति है ना, तो गोल आकृति में दूसरा चिन्ह लगाना, ये महाप्राण वाला गोल लगाना तो सुविधाजनक नहीं लगा, तो वैसा ही रख दिया गया है, टा ठा डा ढा। देखिए यहाँ तक। लेकिन अणा में यहाँ आकार होने का थोड़ा भ्रम होता है बच्चों को कि आकार लगा है ना क्या, तो वो अणा का रूप बदल दिया गया है। देखिए ये ना के जैसा ये उलट करके बना दिया गया है अणा। देखिए लिख के दिखाते हैं, ये ऐसे करके ना का उल्टा बना दीजिए और ये डाल दिए, ये अणा हो गया आपका। तो सिर्फ इधर में क्या सीखना पड़ा, सिर्फ अणा सीखना पड़ा, सीख लिया इसको। उसके बाद देखिए ता था द ध ना, तो ता का ही नीचे में गोल लगाइए वृत्त, वो बन गया महाप्राण ध्वनि था। वैसा ही दा तो जानते हैं, दा के नीचे भी वो वृत्त लगाइए, बन गया धा महाप्राण ध्वनि। ना तो जानते ही हैं। तो यहाँ सिर्फ ना आपका बदला, सीख लीजिए उसको। और यहाँ कुछ नहीं सीखना है, ता के नीचे गोल लगाया, था बन गया, दा के नीचे गोल, तो ये भी हो गया। अब इधर देखिए प फ ब भ मा, तो प देखिए वही है, अब प का महाप्राण ध्वनि गोल लगा दिए वृत्त, ये फ बन गया, इसको नहीं सीखना पड़ेगा। ब देखिए ब का महाप्राण बनाया, नीचे लगा दिया गोल, भ बन गया, इसको भी नहीं सीखना पड़ेगा। माँ, तो प फ ब भ मा सीख लिए। ये नहीं सीखना है, ये नहीं सीखना है, ये नहीं सीखना है, ये नहीं सीखना है, ऐसे ही हो रहा है ना, सिर्फ ये सीखना है। अब आगे देखिए, या र ला व तालबेश मूर्धन्य सा दंत सा हा, तो यहाँ भी देखिए यह वही है, र वही है, ला वही है, व वही है, स बदला वाला रूप है, क्योंकि इसमें आकार का भ्रम हो रहा था। और ये भी देवनागरी में चलता ही है, तो ये वाला सा को इस्तेमाल किया जाएगा, ये जो डंडी लगा हुआ है वो नहीं। उसके बाद देखिए मूर्धन्य सा वही है, दंत सा वही है, हा भी वही है, सीख लिए। कुछ इसमें नया सीखने का नहीं है, सिर्फ ये वाला रूप इस्तेमाल होगा। इसमें देखिए संयुक्त अक्षर क्ष त्र ज्ञा, तो इसमें क्ष तो रखा गया है वही, लेकिन त्र को नहीं लिखा गया, हटा दिया है, क्योंकि त और र का ही रूप है त्र, त में र लगा हुआ है। उसके बाद ज्ञा, वो ज्ञा है, तो त्र को हटा दिया गया है। इधर में देखिए इसको वो री को हटा दिया गया है, इधर अड़ा अढ़ा, अड़ा अढ़ा, तो इसमें कुछ छूट गया था। देखिए ये जो वर्ण बोलते बोलते ए ओ अंग अह, तो ये जो अंग का यहाँ बिंदु लगाया जाता था ना अनुस्वर, इसमें थोड़ा बीच में लगाया जाता है, क्योंकि अगर कहीं ह्रस्वीकार देने के रहा तो उसके बीच में अंदर में पड़ेगा। आह भी वही है। आ जो है, ये जो चंद्र बिंदु लगता था, ये किनारे लगता था देवनागरी में, इसमें थोड़ा घसका के बीच में लगाना है, क्योंकि इसके ऊपर से अगर लगा हमारा ह्रस्व इकार तो उसको कहीं सटे उठे नहीं। तो एक नया असल में बताना था, ये एक नया ध्वनि है आ करके। ये क्या है ना, ये मुंडा भाषाओं का ध्वनि है, इसको कहते हैं काकल्य स्पर्श ध्वनि। काकल्य स्पर्श ध्वनि ये तो मुंडा भाषाओं में पूरा इस्तेमाल में आता है। जैसे वो आ के साथ जो दिखलाए ना आ, तो बोलते हैं सागा, वो जो चौराहट होता है ना कांटा वाला, वैसा ही ई के साथ लगेगा तो गीती, मतलब सोना को कहते हैं। सुतु ऊ के साथ लगेगा तो मतलब साथ में ले जाना। ऐसा ही ये मुंडा भाषाओं के लिए है शब्द, तो मुंडा भाषा लिखने के लिए आप इस्तेमाल में आएगा।
अच्छा, इधर तो पूरा हो गया। अब देखिए समय के संकेत। अब समय के संकेत में एक मात्रा किसको बोलेंगे? एक मात्रा जो एक इकाई समय में, जो आप जैसे बोलते हैं ना क ख ग, जितना समय में आप बोलते हैं अ ई, जितना समय में बोलते हैं उसको एक मात्रा मानिए। हर आदमी थोड़ा सा, कोई थोड़ा स्लो में बोलता है, सुस्त में, कोई थोड़ा जल्दी जल्दी बोलता है, तो सबके लिए अपना इकाई समय एक मात्रा का अलग होगा। तो वो हो गया एक मात्रा, जैसे आ ई उ का खा गा। अच्छा, ओ भी होगा एक ही मात्रा। ये जब बड़ा ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है तो समझ लीजिए कि उसमें आपको देखना है कि समय कौन ज़्यादा ले रहा है। जैसे ए बोले तो यही टाइम है एक मात्रा का, आए बोले तो ज़्यादा टाइम लगा ना, ये दो मात्रा बोलिए, ओ तो एक ही टाइम लग रहा है। इसी तरह अपने से आप समझ लीजिए कि जिसको ज़्यादा टाइम लगता है वो दो मात्रा है और नहीं तो एक मात्रा। जैसे ये दीर्घ ई बड़ा है, ई मतलब ये दो मात्रा है, वैसे उ एक मात्रा, उ दो मात्रा। तो इसमें भी जो बड़ा लगता है आपको ई और ओ, वो तो आपको थोड़ा सा समय में हो गया। ओ जो बोलिएगा तो थोड़ा ज़्यादा लगता है। तो ये चलिए एक मात्रा और दो मात्रा आप समझ गए। तीन मात्रा क्या होता है? देखिए तीन लिखा हुआ है। पहले वाला आप देखिएगा ओम जो लिखा रहता था, इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है देवनागरी में। ऐसे करके ओ लिखा रहेगा और हिंदी का तीन लिखा रहता था और इधर माँ, इसको ना ओम हो गया, मतलब ओ का तीन मात्रा तक का उच्चारण होगा। तो ओम जो है ना, इसको कहते हैं प्लुत। ये त्रिमात्रिक ध्वनि को, तीन मात्रा का ध्वनि को प्लुत कहते हैं। तो ये जो तीन मात्रा है ना, ये मुंडा भाषाओं में बहुत है, ज़रूरत है। हिंदी में तो सिर्फ देवनागरी में एक ही बार इस्तेमाल होता है ओम में ना, लेकिन मुंडा भाषाओं में तो बहुत इस्तेमाल है इसका तीन मात्रा का। वो कैसे? देखिए उसमें बोलते हैं मेड मतलब आँख, लेकिन मेड बोला तो वो लोहा हो जाता है समझ गए ना? वो तीन मात्रा एकार में लगा गया। वैसा ही गाड़ी जो बोलते हैं तो चार चक्का जो गाड़ी हो गया आपका, ठेला गाड़ी, बैलगाड़ी, कुछ भी गाड़ी है ना, लेकिन उसी को अगर गा को तीन मात्रा लगाते हैं ना, गाड़ी का मतलब होता है विलंब, देर होना। ये मुंडा भाषाओं में है, तो आपको मुंडा भाषा नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन इसका इस्तेमाल बतला दिए तीन मात्रा कहाँ होता है। अच्छा, उसके बाद आधी मात्रा। आधी मात्रा क्या होता है? जैसे आप लिखे, जैसे आप लिखिए कल्प, तो ये तो शकल से देवनागरी में पता चल रहा है आधा है, लेकिन बोलने में भी तो आधा ही है, कल्प नहीं है, कल्प है। तो वो आधा मात्रा जहाँ दर्शाने का है ना, वहाँ भी जैसा लगाना है। आप देखिए इसको कैसे रोसेना में लिखते हैं। का तो आप सीखिए, ये का लिख लिए, उसके बाद ला भी वही है, पा भी वही है, लेकिन ला आधा ध्वनि है ना, तो आधा ध्वनि का वो भी वाला लगाना पड़ेगा। ये देखिए ये कल्प हो गया, समझ गए? उसके बाद देखिए ये चौथा ही मात्रा। तो ऐसा ही आधा वाला सब जितना जहाँ भी लगेगा ना आधा मात्रा आपका, तो वैसा ही चौथा ही लगाना पड़ेगा। अच्छा, उसके पहले आधा का और एक उदाहरण देख लीजिए। द्वार, इसमें ना उल्टा होता था देवनागरी में, ये पहले वा लिखा हुआ है, वो वदार तो नहीं है, ये द्वार है तो दा वह उधर होना चाहिए, आधा लिखा हुआ पूरा होना चाहिए। ये आकार किसके लिए है पता नहीं चलता है, ऐसा बहुत समस्या है। तो ये द्वार लिखने के लिए क्या करेगा? ये होड़ो सेना का द हो गया और ये वाह हो गया, आकार तो लगता है ये वाला, देखे हैं ना, और ये रा होड़ो सेना का वही के वही है,
लेकिन ये आधा द आधा होना चाहिए। ये देखिए द्वार हो गया ये। तो इसी तरह अब चौथाई मात्रा का जो जिक्र किए हैं, जैसे क्या होता है श्रम क्रम ऐसे होता है ना, तो क्या होता है कि बहुत थोड़े समय के लिए का होता है क्रम का एकदम थोड़ा समय। तो आप अगर रम भी बोल दिए ना तो का गायब हो जाएगा, क्रम बहुत थोड़ा सा आता है। तो बहुत थोड़ा सा मतलब क्या कि आधा से भी कम हो गया तो उसको चौथाई मात्रा बोल दिए। इसको क्या लिखिएगा, ये का हो गया बहुत थोड़ा, ये चौथाई मात्रा लगा दिया, फिर र और माँ वही है एक क्रम, ठीक है। तो ये आधी मात्रा हो गया, चौथाई मात्रा। अब उसके बाद से आप कुछ भी लिखिए इधर अपना, कोई भी बैठाइए, इसमें अलग से समय की मात्रा दर्शाने का है। जैसे राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति को ओड़ो सेना में लिखिए कि ये रा तो ठीक है, मूर्धन्य से लगा दीजिए रा, फिर टा, फिर रा, फिर पा, फिर ती। तो कैसे राष्ट्र, तो स आधा लगता है तो ये लगा दिया आधा, और ट बहुत कम समय के लिए लगता है तो ये चला गया चौथाई, राष्ट्रपति हो गया ना। तो ऐसा ही लगा लीजिएगा। असल में हमको वीडियो छोटा करना है, और ज़्यादा डिटेल में आप देखना चाहेंगे ना तो बड़ा वीडियो देख लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।